एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 3। अब तक हमने पढ़ा है कि काजू कमर पर हाथ रखकर बुद्ध बनी उस लड़के को देख रही थी, लेकिन लड़के को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से एक्सरसाइज कर रहा था। अब आगे कुछ देर बाद लड़का चला गया, लेकिन काजू अब भी वैसे ही खड़ी रही। तनु काजू के पास आई और उसको देखा तो एक भूं उचकाकर खुद से कहा, इसे क्या हुआ? ये स्टैचू बनकर क्यों खड़ी है? तनु ने काजू की आंखों के आगे हाथ फैलाया, लेकिन काजू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो तनु ने काजू को कंधे से पकड़कर ज़ोर से हिला दिया। काजू अब होश में आई तो तनु बोली, क्या हुआ तुझे? काजू जिम को पागल के जैसे देखते हुए बोली, जादू हो गया है। तनु ने काजू का हाथ पकड़ लिया और उससे बाहर खींच लिया लाई। काजू अब भी उस बेंच को देख रही थी जहाँ वो लड़का बैठा था। तनु काजू को बाहर लेकर आई और गाड़ी में धकेल कर बोली, पता नहीं आजकल हो क्या रहा है तुझे? काजू गाड़ी की सीट पर गिरकर हल्के से बोली, आह क्या प्रॉब्लम है? ऐसे बिहेव क्यों कर रही है तू? तनु पहले तो तू बता तुझे क्या हुआ है? काजू ने जल्दी से कहा। वो काजू चुप हो गई और बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही। तनु ने मुंह बनाया और दूसरी ओर देखने लगी। काजू कॉलेज आ गई, लेकिन अब भी वो उस जिम वाले लड़के के बारे में सोच रही थी। आज उसने किसी से कोई बात नहीं की। काजू रूप के साथ बैठी थी, तभी वो अचानक से उठी और बोली, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में क्लास में अभी कोई टीचर नहीं था, तो काजू वहाँ से कैंटीन में आई और छोटू से कुछ बात करी। कुछ देर बाद वो वापस क्लास में आकर बैठ गई। उसका चेहरा लटका हुआ था, जिसे सब देख सकते थे। मनु ने उससे पूछा, लेकिन काजू ने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। तनु ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात में सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। काजू अपने रूम में ना जाकर मोमो के रूम में चली गई। राज और मोमो अपने कमरे में ही थे। राज सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और मोमो कोई बुक पढ़ रही थी। काजू जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और राज मोमो को देखने लगी। उसकी आंखों में उदासी थी, जो कभी भी आंसुओं में बदल सकती थी। मोमो का ध्यान जब अपनी बुक से हटा तो उसने देखा काजू दरवाजे पर ऐसे ही खड़ी है, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी चीज़ को देखकर उसे पाने की लालसा में खड़ा हो। मोमो हैरानी से काजू को देखने लगी। काजू की नज़र अब ज़मीन पर थी और मोमो की काजू पर। तभी राज की नज़र मोमो पर गई तो राज ने मोमो की नज़रों का पीछा किया तो काजू को देखकर जल्दी से खड़ा होकर उसके पास गया और उसे सीने से लगाकर बोला, क्या बात है बेटू? काजू अपने पिता के सीने लग गई तो राज उसे मोमो के पास लेकर आया। काजू ने मोमो को देखा तो मोमो को काजू की आंखें समझ में नहीं आई। मोमो ने मुस्कुराकर कहा, अपने माता पिता के पास तुम्हारी तरह कौन आता है? काजू ने बच्चों की तरह मुंह बनाया और मोमो के गले लग गई। राज, काजू और मोमो तीनों बैठ गए। राज, क्या बात है बेटू, बताओ अब। काजू कुछ देर चुप रही, फिर बोली, डैडू मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मोमो मुस्कुरा दी और बोली, शुरू से शुरू कर। काजू अपनी माँ की बात पर मुस्कुरा दी और बोली, मोमो एक लड़का है नीली आँखों वाला, मैंने उसे देखा है 2 बार, एक बार कॉलेज में और दूसरा जिम में। उसकी आंखों में मुझे बहुत सारा दर्द दिखाई देता है, इतना कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। राज ने काजू को अपनी गोद में सुलाकर कहा, तुमने तो डरा दिया था बेटू, दुनिया में दर्द की कमी थोड़ी है, हर इंसान किसी न किसी दर्द के साथ जीता है। राज ने ऐसा कहकर मोमो की ओर देखा, जो खाली आंखों से राज को देख रही थी, तो राज ने मोमो को भी खींचकर अपनी गोद में लेटा दिया। काजू अपने पिता की इस हरकत पर मुस्कुरा दी और आगे बोली, डैड मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे उस लड़के की आंखों में क्यों दिखाई दिया, जबकि मैं तो उसे जानती भी नहीं। मैंने पहली बार उसे देखा और उसकी आंखें मेरी आंखों के सामने से हटी नहीं रहीं। मुझे क्या करना चाहिए डैडू? राज, मोमो दोनों ने एक साथ कहा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, हो सकता है तुम उसकी कुछ हेल्प कर सको। काजू ने आगे कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुरा दी। कुछ देर तक तीनों बातें करते रहे और काजू वहीं सो गई। मोमो ने राज को देखकर कहा, आपकी बेटू को प्यार हो गया है? राज ने मुस्कुराकर कहा, हाँ देख रहा हूँ, लेकिन अभी उसके लिए प्यार वार सब ठीक नहीं, अभी वो उस लड़के से सिर्फ हमदर्दी रख रही है। जब काजू को एहसास होगा तब प्यार माना जाएगा। मोमो मुस्कुरा दी और सो गई। काजू ने अपनी उलझन अपने माता पिता से शेयर कर ली थी। काजू बचपन से ही जब किसी भी उलझन में होती थी तो ऐसे ही अपने माता पिता के कमरे में जाकर खड़ी हो जाया करती थी और राज
मोमो अपनी बेटी की उलझनों को समझने के साथ साथ उन्हें सॉल्व भी कर दिया करते थे। काजू जब भी मोमो के कमरे में जाती तो मोमो को एक अजीब सा डर लगा रहता था कि ना जाने अब काजू कौन सी नई शरारत करके आई है, या फिर किसी की मदद करने में अपने आप को किसी प्रॉब्लम में तो नहीं डाल दिया है। राज मोमो को हर बार समझाया करता था कि सबकी ज़िंदगी में उलझनें आती ही हैं, लेकिन मोमो एक माँ थी, वो अपने बच्चों को किसी भी मुसीबत में कैसे देख सकती थी, जबकि उसने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। सुबह तनु ने जब देखा कि आज काजू पास नहीं है तो वो समझ गई कि काजू किसी बात से परेशान है, इसीलिए वो आज उनके साथ नहीं है। तनु सुबह के 4 बजे राज के कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई और सोचने लगी, अंदर जाऊं कि नहीं। तनु ने लंबी सांस ली और अंदर चली गई तो देखा काजू पूरे बेड पर हाथ पैर फैलाकर सो रही थी। राज सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में लगा था, जबकि मोमो वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। तनु राज के पास गई तो राज ने मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्दी उठ गया मेरा बच्चा। तनु काजू की ओर जाते हुए बोली, हाँ बड़े पापा, काजू को लेने आई हूँ, जिम के लिए जाना है। तनु काजू को उठाने लगी, तभी मोमो बाथरूम से निकल कर आई। उसके लंबे और गीले बाल देखकर राज उसे ही देखता रहा, लेकिन मोमो तनु की ओर बढ़ गई। उसने राज को एक बार भी नहीं देखा। तनु काजू को उठाने की कोशिश कर रही थी तो मोमो ने जाकर कहा, तनु तुम हटो, मैं उठाती हूँ। तनु हट गई तो मोमो ने अपने गीले बालों से काजू के चेहरे पर छींटे मारे। काजू ने धीरे से आँखों को खोलकर कहा, मोमो आप भी सोने दो ना। काजू फिर से सो गई तो राज ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, तनु बेटू, तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी मम्मा भी ऐसे ही करती थी पहले। तनु मुस्कान के साथ बोली, फिर कैसे जगाते थे आप उन्हें? राज उनके पास आ गया और बोला, मैं उसे जगाता नहीं था, मैं उसे उठाकर बाथरूम में ले जाता था, तब तक वो खुद ही जग जाती थी। तनु, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती ना। राज ने जब मोमो की बातें बतानी शुरू करी तो काजू उठकर बैठ गई ताकि उनकी बात सुन सके, लेकिन तभी राज चुप हो गया तो काजू बोली, डैडू आगे बताओ। तनु ने काजू के सिर पर चप्पल लगाकर कहा, ये सब बाद में, अभी चल। काजू फिर से सोते हुए बोली, नहीं डैडू कभी कुछ बताते ही नहीं है, ना तो मोमो अपनी लव स्टोरी बताती है और ना ही डैडू। काजू फिर से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। तभी सुधीर की आवाज़ से उसे उठने पर मजबूर कर दिया। सुधीर अंदर आते हुए बोला, काजू अगर तुम्हारी नौटंकी ख़त्म हो गई हो तो चलने का कष्ट करें। काजू क्या करती चुपचाप मुंह लटकाकर सुधीर और तनु के आगे आगे चलने लगी थी। नीचे आकर देखा तो मनु शूज पहने सोफे पर ही सोई हुई थी। काजू मनु के पास जाकर धीरे धीरे शूज पहनने लगी तो तनु और सुधीर आगे चलते हुए बोले, जल्दी से आ जाओ दोनों। तनु और सुधीर चले गए तो काजू भी मनु के बगल में सो गई। तभी तनु वापस आई और बाहर से ही चिल्लाई, काजू मनु। काजू और मनु दोनों ही नींद से उठकर बैठ गई तो तनु भागकर अंदर आई। तनु ने कमर पर हाथ रखकर कहा, कब सुधरोगी तुम दोनों? काजू और मनु दोनों एक साथ बोली, कभी नहीं। तनु ने दोनों के एक एक कान पकड़े और उठाते हुए बोली, पहले अपना मुंह धोकर आओ, चलो। काजू को नीली आंखें वाले लड़के की याद आ गई तो जल्दी से मुंह धोने चली गई और बिना तनु मनु के साथ लिए ही बिना ही वहाँ से चली गई। तनु को अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और बाहर आ गई तो काजू सुधीर के साथ धीरे धीरे जा रही थी। तनु मनु के जाते ही काजू ने मनु का हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू किया और जल्दी ही जिम पहुंच गई। जिम में जाते ही काजू ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां उसे नीली आंखों वाला लड़का नहीं दिखाई दिया तो काजू उसका इंतज़ार करते हुए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगी। काजू पूरे टाइम आने जाने वालों को देखती रही, लेकिन उसे वो लड़का दिखाई नहीं दिया तो काजू उदास हो गई। जिम से आते वक्त काजू शांत थी तो तनु ने कहा, काजू मैं कल से देख रही हूँ, कुछ परेशान है तू, बताएगी या मैं खुद पता करूँ? काजू ने तनु और मनु को उस लड़के के बारे में सब बता दिया। सुधीर ने भी सुना तो वो बोला, इन सब में ध्यान ना देकर पढ़ाई पर ध्यान दो बेटू, दुनिया बहुत बड़ी है, किस किस के दुख को सुख में बदलोगे? काजू ने बाहर देखते हुए कहा, जब तक सांसें हैं तब तक तो मैं लोगों की ज़िंदगी में खुशियों
आपको ला सकती हूँ। तनु और मनु एक साथ बोली, और हम दोनों तेरे साथ हैं मेरी जाना। सुधीर ने तीनों को देखकर कहा, लेकिन अपना ख्याल ख्याल भी रखना, क्योंकि अगर तुम तीनों को कुछ भी हुआ तो। सुधीर के बोलने से पहले ही तीनों लड़कियां बोल पड़ी, हाँ हाँ, आप सबको सजा दोगे। सुधीर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल मेरी परियों को कुछ भी हो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। काजू कॉलेज आ गई और सीधे कैंटीन चली गई। छोटू से पूछा उस नीली आंखें वाले लड़के के बारे में, तो छोटू बोला, अरे दीदी, कल आपको बताया था ना कि वो साहब अब नहीं आएंगे, वो बहुत कम आते हैं, कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। काजू ने छोटू से और कुछ नहीं कहा। वो क्लास में आ गई और चुपचाप पढ़ने लगी। काजू ने नीली आंखों वाले लड़के के बारे में तनु, मनु और बाकी सबको बता दिया, तो सब मिलकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। सार्थक भी अब काजू के ग्रुप में शामिल हो गया था, इसीलिए वो भी उनके साथ उस लड़के की खोज में लगा रहा। काजू ने जिम ट्रेनर से पूछा तो उसने बताया कि वो अभी 5 से 6 दिन पहले ही आया था, लेकिन अब वो चला गया है। उसने कहा ज़रूरी काम है, इसीलिए जाना है। लगभग 10 दिन तक सबने छानबीन करी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो सार्थक ने हंसते हुए कहा, यार तुम लोग भी ना कितने अजीब हो, एक राह चलते इंसान को देख लिया और उसे ढूंढने लग गए, हद है। काजू ने सार्थक को घूरते हुए कहा, ओए मोटू, तुझे हेल्प नहीं करनी मत कर, लेकिन बकवास नहीं। रूप ने उदासी से काजू को देखकर कहा, सही तो कह रहा है, वो उसका नाम पता तक नहीं जानती और उसे ढूंढने निकल पड़ी। काजू चुप रही तो मनु ने कहा, बस तुम ये जानती हो कि उसकी आंखें नीली हैं। काजू, नीली आंखें तो बहुत लोगों की होती हैं। काजू ने थोड़ी बेचैनी से कहा, जानती हूँ ये सब मैं, लेकिन जो मैं महसूस कर रही हूँ वो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। उसको अगर तुम सब एक बार भी देख लेते तो शायद तुम समझ पाते। तनु, इसका मतलब दुनिया भर का सारा दर्द उसी में भरा होगा, है ना। काजू चुप हो गई तो तनु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख मेरी जान, दुनिया बहुत बड़ी है और सबकी ज़िंदगी में दर्द है। हम किसी के दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते। और फिर वो लड़का, उसे तो हम जानते भी नहीं हैं, है ना सार्थक। काजू, तुम ना उस लड़के को भूल जाओ, अगर उसे तेरी हेल्प चाहिए होगी तो वो खुद तेरे पास आ जाएगा। काजू सार्थक को घूर कर देखती है तो सार्थक दांत दिखा देता है, उसका गोल मटोल चेहरा, और ऊपर से वो अपने छोटे से मुंह से दांत दिखा रहा था। तो काजू हंस पड़ी और बोली, मोटू, तू हंसता हुआ बहुत कंटाप लगता है। ये सब कॉलेज के लॉन में बैठे थे तो रूप ने सबको चलने के लिए कहा। तभी वहाँ कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ आ गए और उनके सामने खड़े हो गए। काजू का ग्रुप वहीं रुक गया तो एक लड़की सामने आकर बोली, बड़े मज़े हो रहे हैं तुम सबके, कॉलेज में पढ़ने आते हो या मज़े करने। कोई कुछ नहीं बोला तो काजू उनके साइड से निकलने लगी। तभी एक लड़के ने काजू की कलाई पकड़ ली तो काजू रुक गई और गुस्से से लड़के की ओर देखने लगी। लड़का, जिसका नाम केवल था, वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। काजू ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाई। केवल काजू को कोशिश करते हुए देख हंसने लगा। उसके साथ जो लड़के लड़कियां आए थे वो भी हंसने लगे। तभी किसी ने केवल की कलाई पर जोर से वार किया तो केवल ने कराह कर काजू की कलाई छोड़ दी। काजू के सामने तनु खड़ी थी और उसी ने केवल के हाथ पर वार किया था। अपने हाथ से तनु ने हाथ बांधकर कहा, मेरी कलाई पकड़ कर दिखाओ। केवल, जो अभी तक दर्द से कराह रहा था, वो पीछे हट गया तो तमस, जिसने कैंटीन में छोटू के साथ बदतमीजी करी थी, वो आगे आकर तनु से बोला, बहुत ज़ोर है तुझमें तो एक थप्पड़ लगेगा ना, तो जितनी भी ताकत है ना सारी निकल जाएगी। तनु ने हैरानी से तमस को देखकर कहा, सीरियसली, तो हो जाए दो दो हाथ। तमस ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा, यहाँ नहीं, कॉलेज के बाहर मिलते हैं, यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहिए। तनु ने नॉर्मल होकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तनु ने सबको देखते हुए कहा, अच्छा तो ये थे तुम्हारा केवल, सो सैड, मुझे लगा कोई होगा मेरी टक्कर का, पर ये तो एक पंच में ही हिल गया। तनु ने ये कहकर हंसते हुए आगे बढ़ गई तो बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। तमस और केवल उन्हें देखते ही रह गए।
तनु आकर क्लास में बैठ गई तो काजू उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, क्या बोलकर आई है तू बाहर कि तू उससे लड़ेगी? पागल हो गई है क्या? तनु ने काजू को गुस्से में देखा तो शांति से बोली, अरे मेरी काजूड़ी, तू चिंता मत कर, वो एक मुक्का भी नहीं झेल पाएगा मेरा। काजू ने एक भूँ उचकाकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई को कौन बताएगा? तनु ने लापरवाही से कहा, कोई नहीं, घर तक बात पहुंचेगी ही नहीं, बस तू और मनु अपना मुंह बंद रखना। तनु ने काजू और मनु को बारी बारी से देखा तो दोनों ने अपने कंधे उचका दिए। काजू ने वहाँ से बाहर आते हुए कहा, किसी को कुछ खाना है क्या? सबने अपना अपना ऑर्डर काजू को दिया तो काजू कैंटीन में आ गई। काजू के आते ही छोटू भागकर काजू के पास आया और बोला, दीदी दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं अभी आपके पास ही आने वाला था। काजू ने एक भूँ उचकाकर छोटू को देखकर बोली, काहे, किसी ने परेशान किया तुझे? छोटू, अरे नहीं दीदी, वो मैं ये कार्ड देने के लिए आना चाहता था। काजू ने कार्ड लिया और पढ़ने लगी तो छोटू बोला, 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, आप आओगे ना? काजू ने छोटू को देखा जो बड़ी आश लगाए उसे देख रहा था। काजू ने कुछ सोचा और फिर छोटू के सिर पर हाथ रखकर बोली, हाँ ज़रूर आएंगे। छोटू खुशी के मारे उछलते हुए बोला, सच में? काजू छोटी की साइड से जाते हुए बोली, बिल्कुल, अब तो जल्दी से कुछ खाने का दे। छोटू ने खुशी खुशी काजू को सब सामान दिया तो काजू लेकर वापस आ गई और सबके साथ बैठते हुए बोली, गाइस 2 दिन बाद हमें एक शादी में चलना है, कोई ना नुकुर नहीं करेगा, चलना है तो बस चलना है। सार्थक ने अपने छोटे से मुंह में बर्गर का बड़ा सा टुकड़ा डालते हुए बोला, किसकी शादी है? वहाँ खाना तो मिलेगा ना? सबने सार्थक को देखा तो सार्थक शर्म के मारे धीरे धीरे खाने लगा। तो काजू ने छोटू का दिया कार्ड सबको दिखा दिया। सब तैयार हो गए थे सार्थक को छोड़कर। सार्थक, मैं नहीं आ सकता यार। मनु, अरे खाना हम खिला देंगे रेस्टोरेंट में। सार्थक आंखें चमकाकर कहा, सच्ची? सब ने एक दूसरे को देखकर कहा, मुच्ची। सब लड़कियों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगी थी। 2 दिन बाद काजू सबके साथ एक छोटी सी गंदी सी बस्ती के पास खड़ी थी। ये सब फॉर्मल कपड़ों में थी। कुछ देर बाद सार्थक भी आ गया। वो स्कूटी लेकर आया था तो रूप ने मजाक में कहा, मोटू तुझे स्कूटी चलानी भी आती है? सार्थक ने रूप को घूर कर देखा तो रूप ने दांत दिखाकर कहा, आई एम जस्ट जोकिंग मोटू। काजू ने सबको चुप करते हुए कहा, सुनो सब, पहले हम लोग शादी में चलेंगे, कुछ देर वहाँ रुककर हम तमस और तनु के बीच का मुकाबला देखेंगे। काजू के बोलते ही तनु को छोड़कर सबका मुंह खुला रह गया। काजू किसी को देखे बिना ही आगे बढ़ गई तो सामने से छोटू आता दिखा। काजू और बाकी सब को देख छोटू का चेहरा खिल उठा। आज उसने नए कपड़े पहने थे इसीलिए वो बहुत प्यारा भी लग रहा था। काजू और बाकी सब छोटू की बहन की शादी में शामिल हुए और कुछ गिफ्ट्स जो वो लाए थे वे उन्हें दे दिए। काजू के अलावा बाकी सब वहाँ सांस भी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि यहाँ आसपास छोटी छोटी झोपड़ी थी जो आपस में सटी हुई थी। कीचड़ और गंदगी भरपूर थी यहाँ, इसीलिए सबके नाक सिकुड़ रहे थे। काजू ने छोटू को अपने पास बुलाया और उसे एक लिफाफा देकर बोली, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। छोटू ने उसे काजू को लिफाफा वापस देकर कहा, आप सब आए मेरे लिए, ये ही सबसे अच्छा तोहफा है। काजू ने वापस छोटू को लिफाफा देकर कहा, अगर ये नहीं लिया तो फिर कभी हम नहीं आएंगे। छोटू ने ना चाहते हुए लिफाफा ले लिया तो काजू ने कहा, अब हमें जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। काजू बाकी सबके साथ वहाँ से आ गई। रूप काजू का हाथ पकड़कर चलते हुए बोली, उस लिफाफे में क्या था काजू? काजू, कुछ रुपए थे जो मैंने बचा के रखे थे। तनु ने चौंकते हुए कहा, क्या तूने मेरी सारी मनी उसे दे दी? काजू ने बेपरवाही से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, छोटू को वो ज़्यादा ज़रूरत है तो उसे मैंने दे दिया। अब कोई नहीं बोला तो सब वहाँ से एक खाली पड़े मैदान में आ गए जहाँ तमस और उसका ग्रुप पहले से ही था। काजू और तनु ने अपनी बाइक खड़ी की थी और उनकी तरफ बढ़ गई। वे सब जैसे जैसे उनकी ओर बढ़ रही थी आसमान में काले बादल छा रहे थे और देखते ही देखते अंधकार के आने जैसा मौसम हो गया।
था। तनु और तमस आमने सामने थे तो तमस ने हंसते हुए कहा, मैं लड़कियों पर पहले हाथ नहीं उठाता, सो लेडीज फर्स्ट। तनु ने सुना तो वो मुस्कुराई और तमस के मुंह पर एक मुक्का जमा दिया। तनु ने ये इतनी ज़ोर से मारा कि तमस धूल चाटने लगा। तनु शांति से हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे। काजू भी आंखें फाड़े तनु को ही देख रही थी, लेकिन तनु किसी को भी नहीं देख रही थी। तमस फिर से उठा और बोला, तुम तो बहुत ज़ोर से मारती हो यार, मैंने तो मजाक किया था। काजू के साथ साथ सब हंसने लगे तो तमस और उसका ग्रुप वहाँ से रफ्फू चक्कर हो गए। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेंड मेरी सिस्टर की शादी थी, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दिन लेट हो रहा है। सो प्लीज़ फ्रेंड मुझे माफ़ कर देना और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।